हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हमारा जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपके 11th क्लास का जो टॉपिक है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, जो आपके 10 नंबर चैप्टर है। और अब देखेंगे जो पिछला हमने पढ़ा था जी, कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ा था। जो भी कोशिका के मुख्य भाग थे, कोशिका के अन्य भाग थे, उन सबको हमने विस्तार से पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। यानी आपको पता है कि पुरानी कोशिकाएं हट जाती है और उनकी जगह नई कोशिकाएं बनती है। अब कोशिकाएं नई कैसे बनेगी, तो जो पहले वाली कोशिकाएं उनको विभाजन करना पड़ेगा और वो क्या करेगी, विभाजन करके नई कोशिकाओं का निर्माण करेगी। ठीक है, तो देखिए जो कोशिका चक्र है उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जो कोशिका होती है उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है। पहले तो उसके अंदर विभाजन की तैयारियां होगी और उसके बाद उस कोशिका को तोड़कर दो भागों में बांटा जाएगा। इसको बोला जाएगा कोशिका चक्र। तो जो आपके कोशिका चक्र है उसकी क्या परिभाषा आती है, देखिए कोशिका चक्र के लिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले जब हमें पता है कि हमें कोशिका को दो भागों में बांटना है, यानी हमें कोशिका का विभाजन करना है, तो उससे पहले हमें उसको विभाजित करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, उन चीज़ों का हम निर्माण करेंगे। जैसे आपको पता है कि जो मानव की कोशिका होती है उसके अंदर गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं। आपको मैंने बताया था कोशिका की जो संरचना वाली थी चैप्टर था, उसमें हमने देखा था कि जो गुणसूत्र होते हैं वो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। इनका नंबर होता है 46, यानी 46 गुणसूत्र या क्रोमोजोम पाए जाते हैं। तो दो दो जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं, पेयर्स के रूप में पाए जाते हैं। तो हमें 46 या हम इन्हें बोल सकते हैं 23 जोड़ी, 23 पेयर्स बोल सकते हैं हम इन क्रोमोजोम को। अब हमें क्या करना है कि ये जो कोशिका है इसकी जैसी हमें दो कोशिका बनानी है। तो हम क्या करेंगे, हम जब इसके समान दो कोशिका बनाएगी तो हमें भी उनके अंदर भी कितने क्रोमोजोम डालने पड़ेंगे, यही 46 क्रोमोजोम हम उसके अंदर गुणसूत्र हम डालेंगे। तो हमारे पास तो अभी टोटली 46 है, फिर हम उसमें 46 कैसे भेजेंगे। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि इनकी संख्या डबल करनी पड़ेगी। अब हम डबल कैसे करेंगे कि हमें पता होना चाहिए कि जो गुणसूत्र है उसको बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। मैंने आपको बताया था कोशिका वाले चैप्टर में कि जो गुणसूत्र होते हैं वो 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन। अब देखिए इन तीनों चीज़ों से मिलाकर हमें गुणसूत्र बनाना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इन तीनों चीज़ों का निर्माण करेंगे। कौन कौन से, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन। हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों चीज़ों का निर्माण करेंगे और फिर क्या होगा, जब इन तीनों चीज़ों का निर्माण हो जाएगा तो इनसे मिलकर क्या बन जाएंगे, गुणसूत्र बन जाएंगे। और फिर हम इस कोशिका को आसानी से विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इसके पास डबल गुणसूत्र आ गए हैं तो हम इनको आधे आधे बांट सकते हैं। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, किसी व्यक्ति के पास 2 रोटी है, अब उन्हें 2 व्यक्ति है उसको दो रोटी देनी। अब उसके स्वयं के पास ही 2 है तो वो एक एक दे सकता है, वो 2 कैसे दे सकता है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, पहले जिस पदार्थ से रोटी बन सकते हैं उन मटेरियल को उपलब्ध करेगा। जैसे आटा चाहिए, पानी चाहिए, तो वो क्या करेगा, आटा लेके आएगा, पानी लेके आएगा, उनसे 2 रोटी और बनाएगा। अब उसके पास कितनी टोटल 4 रोटियां हो गई। तो वो क्या करेगा, दोनों व्यक्तियों के अंदर 2-2 बांट देगा। सेम यही कोशिका में प्रोसेस होता है कि पहले पता करना है कि आगे जो हम 2 कोशिका बनाएंगे उसके अंदर गुणसूत्र कितने चाहिए। अगर हमारे पास है उतने ही गुणसूत्र देने हैं तो हमें पहले क्या करना, गुणसूत्रों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले एक अवस्था आती है जिसके अंदर हम इन विभाजन के लिए जो पदार्थ चाहिए उनको निर्माण करते हैं, उसको बोला जाता है अंतरावस्था या इंटरफेज। और फिर जब हमने अंतरावस्था के अंदर और गुणसूत्र डबल बना लिए, फिर जब कोशिका को तोड़कर 2 भागों में बांट दिया, 46 गुणसूत्र कर दिए, तो उसको बोला जाता है विभाजन अवस्था। तो पहले विभाजन के लिए जिसमें तैयारियां की जाती है उसको कहा जाता है अंतरावस्था या इंटरफेज। और फिर जिसके अंदर वास्तविक रूप से विभाजन होता है उसको बोलेंगे विभाजन अवस्था। तो इन सब प्रक्रम को मिलाकर क्या बोला जाता है, कोशिका चक्र। आपके कोशिका चक्र की क्या परिभाषा आती है कि कोशिका में जो पदार्थ बांटने हैं उनको पहले बनाने के लिए आवश्यक पदार्थों को बनाना,
जैसे डीएनए, आरएनए, कुछ प्रोटीन का निर्माण करना, फिर उनका निर्माण करके उनसे नए गुणसूत्र बनाकर कोशिका को 2 भागों में बांट देना, जिससे जो भी आनुवंशिक पदार्थ है वो दोनों में बराबर चला जाए। तो ये पूरा चक्र या साइकिल क्या कहलाता है? कोशिका चक्र कहलाता है। और हमारे जो कोशिका चक्र है उसके अंदर 2 भाग है मुख्य रूप से। पहले विभाजन की तैयारियों वाला भाग जिसको कहा जाता है अंतरावस्था, और दूसरा पूर्ण रूप से विभाजन वाला भाग। ठीक है, तो हम इनको कोशिका चक्र को एक पहिए के रूप में प्रदर्शित करेंगे और फिर हम देखेंगे उसके अंदर कौन कौन सी अवस्था होती है। तो देखिए नेक्स्ट, कोशिका चक्र। देखिए ये आपकी कोशिका है। अब कोशिका के अंदर चक्र किस प्रकार चलेगा? पहले तो हमें विभाजन करने के लिए विभाजन की तैयारियां करनी पड़ेगी, और मैंने आपको बताया था उस अवस्था को क्या कहा जाता है? उस अवस्था को कहा जाता है अंतरावस्था। तो देखिए आपको पता है कि कोई शादी होती है तो शादी होने में टाइम लगता है या शादी से पहले तैयारियों में ज़्यादा टाइम लगता है? तैयारियों में ज़्यादा टाइम लगता है। सेम यही प्रोसेस कोशिका चक्र में होगा। कोशिका विभाजन है वो 1 घंटे में हो जाएगा, और कोशिका विभाजन के लिए तैयारियां करने वाले समय में 23 घंटे का समय लगेगा। यानी हमारी एक कोशिका का जो चक्र है वो 24 घंटे में पूरा होता है। एक कोशिका विभाजित होकर जब 2 कोशिका बना लेगी पूर्ण रूप से, तो उसमें 24 घंटे का समय लगेगा, जिसमें से 23 घंटे हैं वो उसकी तैयारियों में लग जाएंगे विभाजन की, और 1 घंटा है वो विभाजन में लगेगा। तो देखिए कोशिका चक्र को किस प्रकार दर्शाया जाता है। ये जो इतनी अवस्था है इसको बोलेंगे विभाजन अवस्था, या इसको बोला जाता है सूत्री विभाजन। और इसमें समय कितना लगेगा? 1 घंटा। मनुष्य के शरीर में जो कोशिका विभाजन होने का समय वो 24 घंटे में पूर्ण होता है, जिसमें 23 घंटे में तो तैयारियों में लग जाते हैं और 1 घंटे में क्या होता है? विभाजन होता है। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की अवस्था है इसको बोला जाता है अंतरावस्था। अंतरावस्था। और इसमें टाइम लगता है 23 घंटे। यानी हमारी कोशिकाएं विभाजन करने में समय कितना लगेगा? 24 घंटे। एक प्रकार का कवक होता है जिसका नाम है यीस्ट। यीस्ट में कोशिका विभाजन में 90 मिनट का समय लगता है। यानी यीस्ट की जो कोशिका होती है वो 1.5 घंटे में विभाजित होकर तैयारियां भी कर लेती है, विभाजन भी कर लेती है। उसमें टाइम कितना लगेगा? 90 मिनट या 1.5 घंटे लगेगा। लेकिन जो हमारी कोशिकाएं होती है, हमारी कोशिकाओं को विभाजन पूर्ण करने में टाइम कितना लगेगा? 24 घंटे। ठीक है, अब देखिए ये तो है अंतरावस्था जिसमें विभाजन की यहाँ से लेकर यहाँ तक तैयारियां की जाती है, और इस इतनी अवस्था के अंदर क्या होता है? विभाजन होता है। अब देखिए जो तैयारियों की अवस्था होगी उसके भी 3 भाग है। वो कौन कौन से हैं? सबसे जो पहला भाग होता है उसको बोलेंगे G1, दूसरा है उसको बोलेंगे S, और तीसरा भाग होता है G2। 3 अवस्थाओं के अंदर तैयारियां की जाती है। तैयारियां कैसे की जाएगी? मैंने आपको बताया था ना कि गुणसूत्र बनाने के लिए 3 पदार्थ चाहिए, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन। तो इन तीनों अवस्थाओं के अंदर उन तीनों पदार्थों का ही निर्माण किया जाएगा। हमें क्या करना है? यहाँ पर तो गुणसूत्रों को बांटना है। कोशिका में 46 गुणसूत्र थे, अब उस कोशिका से 6 गुणसूत्र 2 और बनानी है कोशिका, तो 46 गुणसूत्र देने पड़ेंगे। अब पहली वाली कोशिका के पास 46 ही है, तो वो 46 कैसे दे सकती है? तो वो क्या करेगी? सबसे पहले इन तीनों अवस्थाओं में क्या करेगी? 46 गुणसूत्र और बनाएगी। और गुणसूत्र बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन। ये तीनों चीजें चाहिए हमें। तो इन तीनों चीजों का निर्माण इन अवस्थाओं के अंदर होगा। अब किस में क्या होगा? तो देखिए सबसे पहली जो G1 अवस्था है इसके अंदर मुख्य रूप से
किसी पदार्थ का निर्माण नहीं किया जाएगा, लेकिन ये सक्रिय अवस्था रहती है। उपापचयी रूप से कोशिका इसमें क्या रहती है, सक्रिय। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अब की बार नीट 2020 का ये क्वेश्चन बना था कि जीवन अवस्था में क्या होता है। जीवन अवस्था में विभाजन के लिए कोई पदार्थों का निर्माण नहीं होता है, लेकिन ये एक जो अवस्था है ये उपापचयी रूप से क्या रहती है, सक्रिय रहती है। पाचन की क्रिया और सब होती रहती है इस टाइम कोशिका में, लेकिन इस टाइम कोशिका में इन पदार्थों में से निर्माण किसी का नहीं होता है। इसको बोलेंगे जीवन अवस्था। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। ये है विभाजन की अवस्था, और ये क्या है, जो आपके विभाजन के तैयारियों की अवस्था है। तो आप अगर इस प्रकार चलोगे, क्लॉकवाइज चलोगे, घड़ी की दिशा में चलोगे, तो सबसे पहले क्या आएगी, जीवन, फिर Sg2, फिर विभाजन, फिर जीवन, Sg2 और विभाजन। तो देखिए अगर आप ऐसे चलोगे तो ये जीवन क्या आ रही है, विभाजन के बाद आ रही है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, पश्च विभाजन अवस्था, या ये समसूत्री विभाजन आप मानो तो हम इसको बोलते हैं पश्च सूत्री अवस्था। क्योंकि अगर आप क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चलोगे ना कंटिन्यू, तो ये विभाजन के क्या आ रही है, बाद में आ रही है, इसलिए इसको बोल दिया पश्च सूत्री। और अगर आप ऐसे चलोगे तो G2 क्या आएगी, विभाजन से पहले आएगी, इसलिए इसको बोलेंगे पूर्व सूत्री। विभाजन को क्या बोला गया है, सूत्री, या हम इसको सूत्री विभाजन अवस्था बोल सकते हैं। तो जीवन को ध्यान रखना, अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे, हमें क्लॉकवाइज ही चलना है, घड़ी की दिशा में ही चलना है, तो जो जीवन है वो विभाजन के बाद में आएगी, और जो G2 है वो विभाजन के पहले आएगी, इसलिए इसको बोल दिया पश्च सूत्री और इसको बोल दिया पूर्व सूत्री। ठीक है। अब जो ये S प्रावस्था है, इसके अंदर ज्यादातर पदार्थों का निर्माण होता है जो आवश्यक होंगे विभाजन के लिए, इसलिए इसको बोला जाता है सिंथेटिक फेज, या इसको शॉर्ट में S फेज बोल देते हैं, S अवस्था बोल देते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम क्या होता है, संश्लेषण प्रावस्था। संश्लेषण प्रावस्था। अब इनके अंदर क्या क्या पॉइंट काम के वो आपको ध्यान रखना। पहला तो ये इन तीनों के नाम पता होना चाहिए कि जो अंतरावस्था होती है इसके अंदर टोटल टाइम कितना लगता है, 23 घंटे लगता है, यानी 95% होता है वो विभाजन की तैयारी में लग जाता है। किस अवस्था के अंदर, अंतरावस्था के अंदर। अंतरावस्था के 3 भाग है, जीवन, S और G2। जीवन को बोला जाता है पश्च सूत्री और G2 को बोला जाता है पूर्व सूत्री, और S अवस्था को क्या बोला जाता है, संश्लेषण प्रावस्था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है कि जो जीवन अवस्था होती है इसके अंदर कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय रहती है, कोई पदार्थों का निर्माण नहीं करती है। तो इसमें क्या ध्यान रखना, कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय, परंतु इस समय किसी पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ये अब की बार आपके एनसीईआरटी की लाइन आई थी डायरेक्ट नीट 2020 के क्वेश्चन में कि जो जीवन अवस्था होती है उसमें क्या होता है, डीएनए का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, या विभाजन होता है, या कुछ नहीं होता है, सिर्फ कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है। तो वही इसका करेक्ट आंसर था कि जीवन अवस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय रहती है, इस समय कोई पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। फिर जो G2 ये S अवस्था है इसके अंदर क्या होता है, डीएनए की फोटोकॉपी बनती है, डीएनए की प्रतिकृति बनती है। हमें मुख्य रूप से क्या चाहिए, गुणसूत्र बनाने के लिए डीएनए तो चाहिए। तो डीएनए को हम बना तो नहीं सकते। देखो हमारे कोशिका के केंद्रक में जो 46 गुणसूत्र होते हैं ना, उनके अंदर डीएनए टुकड़ों में रहता है, और अगर टोटल उस डीएनए को जोड़ लिया जाए तो डीएनए की लंबाई होती है 2 मीटर। ठीक है। हमारे 46 गुणसूत्रों के अंदर कितना मीटर लंबा डीएनए पाया जाता है, 2 मीटर लंबा डीएनए। अब हम नया डीएनए नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, जो पहले से डीएनए उपस्थित है उसकी फोटोकॉपी करेंगे। तो जो पहले 2 मीटर लंबा डीएनए था उसकी फोटोकॉपी की, तब हमारे पास कितना डीएनए हो गया, 4 मीटर हो गया है। अब वो एक कोशिका 2 बनाएगी तो 2 मीटर इस कोशिका को दे देगी और 2 मीटर इस कोशिका को दे देगी। तो जो उस डीएनए की फोटोकॉपी की जाती है उसको बोलेंगे डीएनए की प्रतिकृति या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए की प्रतिकृति किस अवस्था में की जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस अवस्था के अंदर की जाती है, S प्रावस्था के अंदर की जाती है। और उसी टाइम जब डीएनए की फोटोकॉपी हो रही होगी S प्रावस्था में, मैंने आपको कोशिका का एक भाग बताया था तारक काय,
तारककाय या सेंट्रियोल, उस तारककाय का निर्माण होता है। ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये कोशिका के केंद्रक के अंदर हो रहा है। जब कोशिका के केंद्रक में एस प्रावस्था चल रही होगी, डीएनए की फोटोकॉपी बन रही होगी, उसी टाइम कोशिका के कोशिका द्रव्य में तारककाय की फोटोकॉपी होती है। तारककाय, एक तारककाय है, उससे दो बना लिए जाते हैं। आगे दो क्यों चाहिए वो जब हम आगे पढ़ेंगे कोशिका विभाजन की अवस्था, तब आपको पता चलेगा कि एक तारककाय इस सिरे पर चला जाता है, एक इस सिरे पर चला जाता है, दोनों तरफ से गुणसूत्रों से जुड़ के खींचते हैं दोनों। तो अभी एक ही तारककाय है कोशिका के अंदर, तो उसकी फोटोकॉपी करके दो तारककाय बनाए जाएंगे। लेकिन वो काम यहाँ पर नहीं होगा, वो कहाँ होगा? कोशिका द्रव्य में। जो मैं ये चक्र बता रही हूँ, ये चक्र चलता है कोशिका के केंद्रक के अंदर, और जो तारककाय की फोटोकॉपी बनेगी वो कोशिका के कोशिका द्रव्य में। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि जब केंद्रक के अंदर एस प्रावस्था में डीएनए की फोटोकॉपी हो रही होती है, उसी टाइम कोशिका के कोशिका द्रव्य में किसकी फोटोकॉपी बन रही होती है? तारककाय की। ठीक है। फिर जो तीसरी अवस्था है G2, इसके अंदर किसका निर्माण होता है? हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है। हिस्टोन प्रोटीन। और ये जो आरएनए चाहिए ना, आरएनए बन जाता है, केंद्रक में उपस्थित रहती है केंद्रिका, वो कंटिन्यू बनाती रहती है। तो आरएनए वहां से ले लिया जाता है, डीएनए को एस प्रावस्था ने बना दिया और हिस्टोन प्रोटीन को G2 प्रावस्था ने बना दिया। अब हमारे पास गुणसूत्र बनाने के लिए तीनों चीजें बन गई है, डीएनए बन गया है, आरएनए बन गया और हिस्टोन प्रोटीन बन गई है। तो अब हम इस अवस्था के अंदर जा सकते हैं। इस अवस्था में क्या किया जाएगा? सबसे पहले ये जो हमने तीनों मटेरियल बनाए, इनको मिलाकर गुणसूत्र बनाए जाएंगे। फिर इन गुणसूत्रों को मिक्स किया जाएगा और फिर इनको तोड़कर अलग किया जाएगा। 46 गुणसूत्र इधर और 46 गुणसूत्र इधर। हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोशिका में जो पहले से 46 गुणसूत्र थे उनको अलग रख दो और जो नए बने उनको अलग रख दो और फिर कोशिका में बांट दो। इससे क्या होगी कि जो आगे की कोशिका बनेगी ना, उनके लक्षण चेंज हो जाएंगे, जबकि हमें लक्षण बिल्कुल सेम टू सेम रखने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले से जो 46 गुणसूत्र थे, बाद में जो 46 गुणसूत्र बने, उनको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और फिर इन गुणसूत्रों को तोड़ तोड़ कर अलग किया जाएगा। ये हम करेंगे कोशिका विभाजन वाली अवस्था के अंदर। तो अभी हमारे हुई है तैयारियों की अवस्था पूरी हो गई, और तैयारियों की अवस्था में तीन भाग कौन कौन से थे? G1, S और G2। G1 के अंदर कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है, किसी पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। S प्रावस्था के अंदर कोशिका की डीएनए की प्रतिकृति होती है और G2 अवस्था के अंदर हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जिस समय कोशिका के केंद्रक में डीएनए की प्रतिकृति हो रही होगी, उसी टाइम कोशिका के कोशिका द्रव्य में तारककाय की प्रतिकृति हो रही होती है। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट? अब देखिए एक पॉइंट और कि जो कोशिका विभाजन करना चाहेगी वो क्या करेगी? G1 से कहां पर जाएगी? S के अंदर जाएगी। लेकिन कुछ हमारे शरीर में ऐसी कोशिकाएं होती है जो विभाजन नहीं कर सकती, उनके अंदर विभाजन की क्षमता नहीं होती है। जैसे हमारे हार्ट की कोशिका होती है, हमारी ब्रेन की कोशिका होती है। अब वो क्या करेगी? जब उनमें विभाजन की क्षमता ही नहीं है, क्यों नहीं है? मैंने आपको बताया था, उन कोशिकाओं में तारककाय नहीं पाया जाता है, तो वो विभाजन नहीं कर सकती। तो जिन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती, उनको विभाजन नहीं करना होता है, वो G1 से S में नहीं जाएगी, वो G1 से बाहर चली जाएगी। एक अवस्था आती है जिसको बोलेंगे G0 या इसको कहा जाता है G0। ऐसी अवस्था को बोला जाता है शांत अवस्था, यानी कोशिका जाकर बिल्कुल शांत हो जाएगी। तो शांत हो जाएगी तो ये विभाजन नहीं कर सकती। और ये भी आपके अब की बार नीट 2020 में क्वेश्चन आया था कि जो G0 अवस्था है, कोशिका जो विभाजन नहीं कर सकती, वो किस अवस्था के अंदर चली जाएगी? वो चली जाएगी G0 अवस्था के अंदर। तो ये आपके कोशिका चक्र का डायग्राम है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। फिर हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। सर मैं चाय तो देखिए ये आपके तीन अवस्था थी विभाजन की अवस्था, G1, S और G2। G1 के अंदर कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय रहेगी, G1 को कहा जाता है पश्चसूत्री अवस्था। और जो कोशिका विभाजन नहीं करेगी वो G1 से निकल कर किस में चली जाएगी? G0 या G0 के अंदर चली जाएगी, और G0 को कहा जाता है शांत अवस्था।
ठीक है। नेक्स्ट है एस प्रावस्था, या इसको बोला जाता है संश्लेषण प्रावस्था, यानी इस अवस्था के अंदर कोशिका किसका निर्माण करेगी, डीएनए की फोटोकॉपी करेगी, डीएनए की प्रतिकृति बनाएगी। तीसरी अवस्था है G2 अवस्था, जिसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होगा। तो ये आपकी पूरी हो गई तीनों अंतरावस्था। और अंतरावस्था के बाद कोशिका विभाजन करना शुरू करेगी, और विभाजन करने के लिए कोशिका में 4 अवस्थाएं होती है। देखिए कौन कौन सी होती है। सबसे जो पहली अवस्था होती है उसको कहा जाता है प्रोफेज या पूर्वावस्था। फिर आती है अवस्था मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज, और सबसे जो लास्ट में अवस्था आती है उसको बोलेंगे टीलोफेज। इन चारों अवस्थाओं के अंदर कोशिका का केंद्रक बंटकर 2 भागों में बंट जाता है। जब ये अवस्था पूरी होगी तो कोशिका ऐसी बनेगी कि उसके अंदर 2 केंद्रक हो जाएंगे। फिर कोशिका के कोशिका द्रव्य को तोड़ा जाएगा और एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाएगी। तो यहां से यहां तक कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है, इसलिए इसको बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। और जैसे ही कोशिका की टीलोफेज अवस्था विभाजन की पूरी होगी तो इतनी अवस्था के अंदर कोशिका के कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा, इसलिए इसको कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। तो स्टूडेंट्स क्लियर हुआ कि जो कोशिका विभाजन है वो 2 भागों में बंटा होता है। एक तो उसमें जिसमें विभाजन की तैयारियां होती है उसको हम बोलेंगे अंतरावस्था, और जिसमें पूर्ण रूप से विभाजन होगा उसको हम बोलेंगे सूत्री विभाजन अवस्था। विभाजन होने की तुलना में विभाजन की तैयारियों में ज़्यादा टाइम लगता है। एक कोशिका मानव शरीर में विभाजन होने में 24 घंटे का समय लगती है, जिसमें से 23 घंटे है वो विभाजन की तैयारियों में लग जाते हैं, यानी अंतरावस्था में लग जाते हैं, और 1 घंटा है वो विभाजन में लग जाता है। मैंने आपको बताया जैसे शादी होती है तो शादी की तैयारियों में टाइम ज़्यादा लगता है, शादी होने में टाइम नहीं लगता है। सेम वही प्रोसेस है कि विभाजन में तो 1 घंटा ही लगेगा, कम टाइम लगेगा, लेकिन विभाजन के लिए जो तैयारियां करनी है उसके अंदर 95% टाइम लग जाता है, 23 घंटे का टाइम लग जाता है। जो विभाजन की तैयारियों करने की अवस्था होती है उसको बोलेंगे अंतरावस्था, और अंतरावस्था को 3 भागों में बांटा गया, G1, S और G2। जो G1 है, अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी की दिशा में, तो G1 है वो विभाजन के बाद में आ रहा है, इसलिए G1 को बोल दिया पश्च सूत्री, और जो G2 है वो विभाजन से पहले आ रहा है तो G2 को बोल दिया पूर्व सूत्री। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि जो G1 में जो कोशिका है, अगर कोशिका को विभाजन करना है तो वो G1 से कहाँ चली जाएगी, S अवस्था में चली जाएगी, और जिस कोशिका को विभाजन नहीं करना है उसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है वो कोशिका कहाँ चली जाएगी, G1 से चली जाएगी G0 में, G0 में, और इसको कहा जाता है शांत अवस्था। फिर G1 के अंदर कोशिका में विभाजन की कोई तैयारियां नहीं होगी, लेकिन कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय रहेगी। ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन अब की बार नीट में आए कि कौन सी अवस्था उपापचयी रूप से सक्रिय होती है, उसमें कोई भी पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, तो G1 अवस्था। फिर पूछा गया कि G1 अवस्था, जो G0 अवस्था में कोशिका जाती है वो किस अवस्था से निकल कर जाती है, तो वो G1 अवस्था से निकल कर जाती है। G1 अवस्था से निकल कर किस में चली जाएगी, G0 में चली जाएगी। वो कोशिकाएं जिनको विभाजन नहीं करना है, और जिनको विभाजन करना है वो G1 से निकल कर कहाँ चली जाएगी, एस प्रावस्था के अंदर। अंतरावस्था की सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था है एस प्रावस्था, क्योंकि इसके अंदर डीएनए की फोटोकॉपी की जाती है, डीएनए की प्रतिकृति की जाती है। जो डीएनए हमें गुणसूत्र बनाने के लिए चाहिए उसकी फोटोकॉपी किस अवस्था में की जाती है, एस प्रावस्था में। इसको बोला जाता है सिंथेटिक फेज, या इसको बोला जाता है संश्लेषण प्रावस्था। फिर नेक्स्ट है G2 प्रावस्था। इसके अंदर किसका निर्माण होता है, हिस्टोन प्रोटीन का, जो भी हमें गुणसूत्र बनाने के लिए चाहिए। तो इन तीनों अवस्थाओं से मिलाकर कोशिका की पूरी पदार्थ का निर्माण कर लिया जाता है, और फिर उन पदार्थों को बांटा जाता है किस अवस्था के अंदर, विभाजन अवस्था के अंदर। विभाजन अवस्था के भी 2 भाग है, एक भाग के अंदर केंद्रक का विभाजन होता है, उसको बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस, और वो 4 अवस्थाओं से गुजरता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज।
और दूसरे अवस्था में के अंदर होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन, उसको हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। तो ये आपके कोशिका चक्र का डायग्राम, इसका आप वापस एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो भी इसके पॉइंट है इनका मैं नोट्स के रूप में बताती हूँ आपको। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसके जो भी मैंने पॉइंट आपको बताया, मैं नोट्स बताती हूँ आपको पॉइंट में लिख के। सबसे पहले देखिए, जो एक मैंने बताया था कवक होता है यीस्ट नाम का, उसके अंदर कोशिका विभाजन कितने टाइम में पूर्ण होता है? 90 मिनट में। तो यीस्ट में कोशिका विभाजन 90 मिनट में पूर्ण होता है। पादप हुए मनुष्य में कोशिका विभाजन 24 घंटे में पूर्ण होता है। तो यीस्ट के अंदर जो कोशिका विभाजन है वो 90 मिनट में पूर्ण हो जाता है, और मनुष्य में कोशिका विभाजन 24 घंटे में पूर्ण होता है। कोशिका विभाजन की दो अवस्थाएं होती है, पहली अवस्था है अंतरावस्था और दूसरी है सूत्री विभाजन। अंतरावस्था के भी आगे 3 उपभाग है, G1, S और G2, और सूत्री विभाजन के भी 2 भाग है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इन अवस्थाओं के मैं आपको पॉइंट लिखवाती हूँ। जीवन अवस्था को कहा जाता है पूर्व सूत्री अवस्था। मैंने आपको बताया था पश्च सूत्री अवस्था, मैंने आपको बताया जब आपको क्लॉकवाइज दिशा में चलोगे, आप घड़ी की दिशा में चलोगे, तो विभाजन के बाद आती है जीवन, इसलिए इसको बोल दिया पश्च सूत्री अवस्था। इसमें कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है, परंतु डीएनए की प्रतिकृति इसमें नहीं होती है।
दूसरी है एस प्रावस्था, या इसको बोला जाता है संश्लेषण प्रावस्था। डीएनए की प्रतिकृति, यानी डीएनए की फोटोकॉपी रेप्लिकेशन किस अवस्था में होगा, एस प्रावस्था के अंदर होगा। और फिर तीसरी है G2, या इसको बोलेंगे पूर्व सूत्रीय अवस्था। हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। नोट लगा कि ये पॉइंट ध्यान रखना, जो कोशिका विभाजन नहीं कर सकती वे कोशिकाएं जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कोशिकाएं विभाजन नहीं कर सकती, जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, जैसे हृदय की कोशिका और हमारे मस्तिष्क की कोशिका, वो कोशिकाएं क्या करेगी, जो विभाजन नहीं कर सकती, वो जीवन अवस्था से निकलकर G0 अवस्था या शांत अवस्था में चली जाती है। तो ऐसी कोशिकाएं कौन सी, जैसे हमारे हार्ट की कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होगी, उसके अलावा हमारे जो मस्तिष्क या ब्रेन की कोशिका होती है उनमें भी विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। तो ये आपके थी अंतरावस्था के मैंने आपको पॉइंट बताए, G1, S और G2। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगी कोशिका विभाजन। अब हमने जो तैयारियों वाली अवस्था थी अंतरावस्था, उसको हमने पूरा पढ़ लिया है। अब हम विभाजन की अवस्था पढ़ेंगे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, यानी पहले केंद्रक का विभाजन वाली हम चारों अवस्था पढ़ेंगे, प्रोफेज, मेट्राफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और उसके बाद हम कोशिका द्रव्य वाली अवस्था पढ़ेंगे, साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ तक की थी स्टूडेंट्स आपकी क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आगे का आपके टॉपिक। थैंक यू सो मच। Hmm.